हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसका सत्र 2024 से 28 है, और आज बच्चे जिस स्टूडेंट का एग्जामिनेशन हिंदी माइनर पेपर का था, तो आप सभी के लिए आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ देखिए, तो जिस यूनिवर्सिटी में अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुई है, अगर आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी सब्जेक्ट को रखा है, तो आप लोगों के लिए ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि बच्चे, हम लोग आज के इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था, उन सभी का काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, ताकि पेपर में जब वहां से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे तो आप लोग आराम से उस क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। और जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं, वो सभी बच्चे भी अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सारे बच्चे अपना आंसर की मैच कर सकेंगे। और अंत में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। इसके साथ साथ आपका पेपर जो है कैसा गया, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो देखिए, आप लोगों का क्वेश्चंस 3 ग्रुप में आता है, जिसमें सबसे पहला ग्रुप में हिंदी में प्यारे बच्चे आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जहां पर आपको 3 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, यहां से देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। जैसे कि क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन था कि आदिकाल की उपलब्धि का क्या करें, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करा रखा था। आप लोग अगर हमारी हिंदी की कंप्लीट क्लासेस देखी होगी तो ये क्वेश्चंस निश्चित तौर पर आप लोग हल करके आए होंगे। और आने वाले जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, वो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को इसका आंसर जो है अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हो सकता है कि आप लोगों से भी ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। आगे देखेंगे बच्चा, तो देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप पूछा गया था कि आदि काल को जो है वीर गाथा का काल कहना कहां तक उचित है। यह भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था कि आदि काल को वीर गाथा काल हम लोग क्यों कहते हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है, कहना क्या उचित होगा, इसके पीछे का तर्क क्या है, मैंने ये कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिएगा, आपको ये सारा क्लास देखने को मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उसने अच्छे तरीके से इसका आंसर राइटिंग किया होगा। अब बताओ, यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। मैंने पढ़ाया था कि नहीं आपको कि निर्गुण भक्ति धारा का क्या विशेषता होता है, सगुण भक्ति धारा का क्या विशेषता होता है, साथ में रीतिकालीन, ठीक है, रीतिकाल के नामकरण की जो समस्याएं रही थी वो क्या रही थी। ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी करा रखा है। और देखिए कितना इजी क्वेश्चंस आ रहा है, जिसमें हम बात करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे एग्जाम नहीं हुआ है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये निर्गुण और सगुण भक्ति धारा तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। साथ में रीति काल के नामकरण की समस्या को जो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। ये तो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस था और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का आंसर मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो आप लोग वहां से तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थोड़ा सा अल्टरनेटिव पूछा गया था। जैसे कि बात करेंगे आधुनिक खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान के बारे में पूछा गया था आपसे, है ना, कि आधुनिक खड़ी बोली जो है, ठीक है, आधुनिक खड़ी बोली में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया है, इसके बारे में पूछा गया था। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति। अब बताइए, द्विवेदी युग की बात करेंगे बच्चे तो आपका जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके जो है क्या संस्थापक है द्विवेदी युग के, और उसके प्रवृत्तियों के बारे में आपसे पूछा गया था कि आखिर कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद देखिए छायावाद युग की प्रवृत्ति। ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा था कि छायावाद युग की प्रवृत्ति क्या है। इसके बाद छायावाद युग के प्रमुख कवियों के बारे में एक कंप्लीट क्लास मैंने छायावाद युग पर बनाया था, जिसमें एक ही क्लास में मैंने सारी चीजों को कवर किया था। अगर आप वो क्लास देख कर गए होंगे तो आप लोगों का ये 2 क्वेश्चंस तो इजीली बन गया होगा। इसके बाद देखिए प्रयोगवाद की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन इजी था भाई, प्रयोगवाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। इसके बाद देखिए यहां पर पूछा गया था कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही है। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी टाइप के थे और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया होगा। जिसमें देखिए आने वाला जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है,
इसमें आप लोग याद रखिएगा द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि यहां पर आपके नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति हो गई, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, समझे। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये श्योर आपको 20 नंबर दिला के जाता है, समझे ना बच्चे। तो आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा गया कि कीर्तिलता किसकी रचना है। अब बताओ, ये क्वेश्चंस तो मैंने आपको बार बार पढ़ाया था। कीर्तिलता किसकी रचना है प्यारे बच्चे? कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है, ये दो रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये किसकी रचना है प्यारे बच्चे? तो ये आपके विद्यापति जी की रचना है। किसकी रचना हो जाती है? विद्यापति जी की रचना, जो कि विद्यापति जी के द्वारा जो है इस रचना को अभट्ट भाषा में किया गया था, ठीक है, अभट्ट भाषा में। विद्यापति 3 भाषाओं में रचना करते थे, जैसे कि आपका मैथिली भाषा हो जाता है, संस्कृत भाषा हो जाता है और अभट्ट भाषा हो जाता है, जिसमें आपका कीर्तिलता और कीर्ति पताका रचना जो है ये आपके अभट्ट भाषा में की गई थी, समझे। इसके बाद देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन से भारत दुर्दशा के लेखक कौन है। अब भारत दुर्दशा की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो यह एक नाटक रचना है, ठीक है, और यह नाटक रचना जो है किसके द्वारा किया गया है? तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया है ना। किसके द्वारा बच्चे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो ये प्यारे बच्चे आपके आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि बच्चे? आधुनिक काल के। और इसे जो है आप कह सकते हो कि इसे जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसको कहते हैं, तो आप इजीली कहोगे सर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या कहते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहते हैं, समझे कि नहीं। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। अब सरस्वती पत्रिका की बात करेंगे बच्चे, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा क्या किया जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा आपके सरस्वती पत्रिका का संपादन किया जाता है। हालांकि बात करेंगे महावीर सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका का जो सबसे पहली बार संपादन किया गया था ना, यह किसके द्वारा किया गया था? तो पहला संपादन जो है प्यारे बच्चे किसके द्वारा किया गया था? श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। इसके बाद जो है देखिए श्याम सुंदर दास जी के द्वारा इसका पहला संपादन किया जाता है और उसके बाद 1903 ईस्वी में जो है प्यारे बच्चे क्या होता है, जब इसका दूसरा संपादन होता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास चला जाता है। लेकिन मौलिक रूप से जब बात होती है ना, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया जाता है, समझे कि नहीं। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, क्या पूछा गया था। अगला नंबर सवाल है आपका जमाना पत्रिका के संपादक कौन है। अब जमाना पत्रिका की बात करते हैं बच्चे, तो आपका जमाना पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया जाता है? आप कहोगे सर मुंशी दयानारायण निगम के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? मुंशी दयानारायण निगम के द्वारा आपके जो है किसकी संपादन की जाती है? तो जमाना पत्रिका का संपादन किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी रहने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका जो ये जमाना पत्रिका है, इस पत्रिका को उर्दू भाषा में प्रकाशित करने वाले या उर्दू भाषा में जो है लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपके प्रेमचंद जी थे, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, जो कि हिंदी के एक महान विद्वान थे भाई, है ना। और प्रेमचंद की एक पत्रिका के बारे में याद रखिएगा, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, समझे कि नहीं। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था प्यारे बच्चे। अगला नंबर सवाल यहां पर पूछा गया था कि बिहारी किस कालखंड के कवि थे। अब ये सब क्वेश्चंस आपको पढ़ा रखा है हमने, है कि नहीं। काफी इजी क्वेश्चंस पूछा गया था। बिहारी जी की बात हो रही है प्यारे बच्चे, तो आपके रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे बिहारी? रीति काल के कवि थे, है ना। इसके प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो आप कहोगे सर इसका एक प्रमुख रचना था जिसका नाम था बिहारी सतसई। क्या नाम था प्यारे बच्चे? बिहारी सतसई इसकी एक प्रमुख रचनाएं थी। आगे देखेंगे अगला नंबर सवाल कहता है मल्लिक मोहम्मद जायसी किस कालखंड के कवि हैं। अब मल्लिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है तो यहां पर सीधा सीधा कहेंगे सर यह भक्ति काल के कवि हैं। मल्लिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवि हैं। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस काव्य धारा के कवि थे। तो आप कहोगे सर भक्ति काल में जो है 2 काव्य धारा होते थे, एक सगुण भक्ति धारा होती थी और एक निर्गुण भक्ति धारा होता था। तो आपका जो है ये मल्लिक मोहम्मद जायसी जो थे यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, जिसमें यह निर्गुण भक्ति धारा के साथ साथ यह क्या थे? तो प्रेम आश्रयी कवि थे, मतलब प्रेम प्रसंग के बारे में लिखा करते थे, समझे कि नहीं। इसकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि आपका पद्मावत हो जाता है, जैसे आपका आखिरी कलाम हो जाता है, तो ये सब इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला नंबर सवाल आपसे पूछा गया था कि घनानंद किस रीतिकालीन धारा के कवि थे।
अब एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाता है कि घनानंद जो है प्यारे बच्चे किस काल के कवि थे, रीतिकाल के कवि थे। परंतु यहां पर पूछा गया है कि यार रीतिकालीन जो है किस धारा के कवि थे, तो आप कहोगे सर रीतिकाल में 3 काव्य धारा हुआ करता था। कौन कौन सा काव्य धारा हुआ करता था? पहला तो आपका रीति सिद्ध काव्य धारा हुआ करता था। इसके बाद आपका जो है रीति काव्य क्या कहते हैं, रीति सिद्ध के बाद जो है आपका क्या है, तो रीति मुक्त काव्य धारा हुआ करता था, है ना, रीति मुक्त काव्य धारा हुआ करता था। और एक होता था आपका रीतिबद्ध काव्य धारा। ये 3 काव्य धारा हुआ करता था, जिसमें आपके घनानंद जी जो थे या रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे बच्चे, समझ गए ना। तो यहां पर काव्य धारा की जब भी बात कही जाएगी तो आप कहोगे सर घनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। अगर आपसे पूछा जाए घनानंद, ठीक है, घनानंद को किस एक और नाम से जाना जाता था, तो इसे आनंद घन के नाम से भी हम लोग जानते थे। किसके नाम से जानते थे बच्चे? आनंद घन के नाम से। साथ में इसे प्रेम के पीर कवि के नाम से भी जानते थे हम लोग, प्रेम के पीर कवि के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके प्रेमिका का नाम पूछेगा तो आप क्या कहोगे? सर इसके प्रेमिका का नाम है सुजान। क्या नाम है प्यारे बच्चे? घनानंद के प्रेमिका का नाम क्या हो जाता है? सुजान हो जाता है, समझे। चलिए अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो एक चौपाई दे दी गई है। देखो यहां पर क्वेश्चन से कहता है कि मानुष हो तो बह रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, है ना। अब यहां पर बच्चों को ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यहां पर देखिए रसखानी दे दिया गया है। आप देखते ही इसका आंसर करोगे रसखान। क्या करोगे प्यारे बच्चे? यह पंक्ति किसकी है? रसखान की पंक्ति है। और यह पंक्ति कहां से लिया गया है, तो आप कहोगे सर रसखान की रचनावली नाम का क्या है, एक रचना है रसखान रचनावली, इससे आपके इस पंक्ति को लिया गया है। समझे कि नहीं? चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया है। अगला नंबर सवाल कहता है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक, तार सप्तक के संपादक प्यारे बच्चे आपके अज्ञेय जी है। कौन है? अज्ञेय जी के द्वारा क्या किया गया था? तार सप्तक के संपादन किए गए थे। हालांकि इसके साथ साथ जो है और भी 7 प्रमुख कवि थे बच्चे। जब तार सप्तक का संपादन होता है तो कितने कवियों के मंडल के द्वारा? 7 कवियों के मंडल के द्वारा। और तार सप्तकों की संख्या कितनी है जब आपसे पूछ लिया जाए तो कहोगे सर तार सप्तक की संख्या 4 है, जिसमें से 3 तार सप्तक जो है अज्ञेय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और चौथा नंबर का जो तार सप्तक है प्यारे बच्चे, यह चौथा नंबर का तार सप्तक नामवर सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह सब भी आपको याद रखना है। हालांकि इस पर एक डिटेल क्लासेस भी आएगी। बाकी के जो एमडीसी का पेपर है आप लोगों को उसके लिए भी इसको जरूर देखना है, जिसका भी एमडीसी पेपर में हिंदी रहने वाला है। चलिए आगे देखेंगे आखिरी ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया था। आखिरी ऑब्जेक्टिव है अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञेय के जन्म की बात करी जा रही है प्यारे बच्चे, तो इनका जन्म जो है यह 7 मार्च 1911 ईस्वी को होता है। कब होता है? 7 मार्च 1911 ईस्वी को आपके अज्ञेय का जन्म होता है, जो कि आधुनिक काल के कवि थे। और कहां पर इनका जन्म होता है बच्चे? तो इनका जन्म जो है देखिए आधुनिक काल के जितने भी कवि थे उसमें से अधिकांश कवि ने जो है यूपी में ही जन्म लिया है, ठीक है। तो इनका भी जन्म प्यारे बच्चे कहां पर होता है? यूपी में ही होता है। यूपी में किस जिला में होता है? तो आप कहोगे सर कुशीनगर जिला में होता है। अब अगर आपसे मान लीजिए इसके गांव के बारे में पूछेगा तो आप कहोगे सर कौसे कुशी और कौसे कसिया गांव में इसका जन्म होता है। समझ गए ना? तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि ये जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे काफी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसमें से लगभग सारी के सारी क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखा था। अब बताइएगा प्यारे बच्चे, जो आप लोगों का जो आज का जो एग्जाम रहा है, ठीक है, आप लोगों का आज का एग्जाम किस टाइप का रहा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं? फटाफट से एक बार कॉमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग कि 10 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे कि आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था, 4 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने 4 बनाया है या नहीं बनाया है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा एक बार। और इसके बाद देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपसे 3 क्वेश्चन बनाने थे, जिसमें से अधिकांश क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा रखा था। और इजीली जो बच्चे मेरे क्लास करके गए होंगे उन्होंने तो निश्चित तौर पर जो है पेपर की खोपड़ी में छेद किया होगा। आज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा। बाकी अभी की जो क्लासेस रही है हमारी, ये कैसी रही है आपकी? अगर क्लासेस हेल्पफुल लगा है तो बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने सभी दोस्तों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सारे बच्चे को हेल्प मिल सकेगी, ठीक है। सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए क्लासेस लाने के लिए, ठीक है। और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि यूट्यूब पर आने वाली जितनी भी हमारी क्लासेस होगी आपको टाइम से मिल सकेगी और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकोगे, ठीक है बच्चे। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।